दोस्तों, आज़ादी का दिन सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? जश्न, खुशियाँ, लहराया हुआ तिरंगा, है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर दे। ये सिर्फ आज़ादी की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स की पहेली है जो किसी भी पल बुरी तरह बिखर सकती थी। आज़ादी के ठीक वक्त भारत एक पूरा जुड़ा हुआ देश नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ा और गहरा संकट था जिसे आज हम मिलकर डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक थ्रिलर को इन 6 हिस्सों में समझते हैं। पहला, फ्रीडम्स हिडन क्राइसिस। दूसरा, एंटर द आयरन मैन। तीसरा, द जूनागढ़ पजल पीस। चौथा, द हैदराबाद स्टैंड ऑफ। पांचवा, इमरजेंसी इन कश्मीर। और आखिर में द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिटी। शुरू करें। आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, फ्रीडम्स हिडन क्राइसिस, एक बिखरा हुआ नक्शा। देखिए, 1947 के अगस्त महीने में जब हर जगह खुशियां मनाई जा रही थीं, तब हमारे नए देश के नक्शे पर एक बहुत बड़ा और बिल्कुल शांत संकट छिपा हुआ था। इंडिया सच में एक बड़ा यूनाइटेड देश था ही नहीं। 560 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स यानी उन रियासतों का नंबर है जिन पर अभी भी राजाओं, नवाबों और महाराजाओं का राज था। इसको एक जायंट जिगसॉ पजल की तरह इमेजिन कीजिए, जिसमें 560 बिखरे हुए टुकड़े हैं और उन सबको मिलाकर आपको एक देश का नक्शा बनाना है। कैसी लगेगी ये चुनौती? और परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। जाते जाते ब्रिटिश सरकार ने इन 560 से ज्यादा रियासतों को 3 बेहद खतरनाक ऑप्शंस दे दिए थे। या तो इंडिया के साथ जुड़ जाओ, पाकिस्तान चुन लो, या फिर बिल्कुल आज़ाद रहो। अब जरा सोचिए, अगर ये रियासतें आपस में नहीं मिलती तो क्या होता? भारत का मैप लगभग 500 से ज्यादा छोटे कमजोर देश बनकर टूट जाता। हमारे देश का भविष्य लिटरली एक पतले से धागे पर लटका हुआ था। और ऐसी नाजुक स्थिति में एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, एंटर द आयरन मैन, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प। जब देश का नक्शा बिखरने ही वाला था, तब इस पूरे देश को जोड़ने की और बचाने की जिम्मेदारी इन्हीं पर आई। अब यहां पटेल जी के नजरिए को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बाकी सभी नेता थे जिनका पूरा फोकस राजनीति और आज़ादी के नेशनल जश्न पर था, लेकिन दूसरी तरफ थे पटेल जी, जिनका फोकस सिर्फ और सिर्फ देश के बचाव यानी नेशनल सर्वाइवल पर था। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर भारत इस वक्त टूटा हुआ रह गया तो हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। उन्होंने उस शोर शराबे में चुपचाप देश की एकता को चुना। पर दोस्तों, ये अकेले का काम तो था नहीं। सिविल सर्वेंट वीपी मेनन के साथ मिलकर पटेल जी ने इतिहास के सबसे बड़े पॉलिटिकल मिशंस में से एक की शुरुआत की। इन दोनों ने शांतिपूर्ण बातचीत यानी एक क्वाइट डिप्लोमेसी के जरिए सैकड़ों राजाओं को इंडिया में आने के लिए मना लिया। काफी लोग खुशी खुशी मान भी गए, पर कुछ ताकतवर स्टेट ऐसे थे जिन्होंने बहुत सख्त विरोध किया। जिससे हम आते हैं इस पजल के अगले और थोड़े जिद्दी टुकड़े पर, द जूनागढ़ पजल पीस। ये पटेल जी का पहला बड़ा इम्तिहान था। जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, पर हैरानी की बात क्या थी, वहां की ज्यादातर जनता हिंदू थी और वो स्टेट चारों तरफ से इंडियन बॉर्डर से घिरा हुआ था। भूगोल और जनता दोनों ही शासक के इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ थे। ऐसे में पटेल जी का मास्टर प्लान बिल्कुल क्लियर और स्मार्ट था। उन्होंने 3 ठोस कदम उठाए। पहला, रियासत पर कड़ी आर्थिक दबाव यानी इकोनॉमिक प्रेशर डाला। दूसरा, वहां की जनता ने उस नवाब के खिलाफ खुद रिवोल्ट कर दिया। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो नवाब को वहां से भागना पड़ा। और आखिर में एक पब्लिक वोट यानी जनमत संग्रह करवाया गया, जिसके बाद जूनागढ़ शांति से इंडिया का हिस्सा बन गया। सिंपल एंड टोटली इफेक्टिव। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, द हैदराबाद स्टैंड ऑफ। ये स्टेट एकदम अलग केस था। एक बेहद अमीर रियासत जिसका निजाम आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां हथियारबंद गुटों ने आम लोगों पर बहुत आतंक मचा रखा था। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। और इस केस में पटेल जी का डर बिल्कुल वाजिब था। उनका मानना था कि अगर देश के बिल्कुल बीचों बीच यानी हार्ट ऑफ इंडिया में एक अलग दुश्मन देश बन गया तो वो भारत की एकता और सुरक्षा के लिए एक परमानेंट खतरा बन जाएगा। इसे किसी भी हाल में ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। तो जब शांति और बातचीत से काम नहीं बना, तब पटेल जी ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो। ये एक छोटा सा लेकिन बेहद सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशन था जो 1948 में किया गया।
उन्होंने दिखाया कि जब जरूरत हो तो वो सख्त एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते। सिर्फ कुछ ही दिनों में निजाम ने सरेंडर कर दिया, वहां हिंसा रुकी और हैदराबाद फाइनली भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद हम पहुंचते हैं अपने 5वें हिस्से पर, इमरजेंसी इन कश्मीर। ये पजल का एक ऐसा हिस्सा था जिसने एक अचानक इमरजेंसी खड़ी कर दी। यहां शांति से लंबी बातचीत करने का तो किसी को वक्त ही नहीं मिला था। हुआ दरअसल ये था कि 1947 में पाकिस्तान के सपोर्ट से ट्राइबल फोर्सेस ने अचानक कश्मीर पर हमला कर दिया। मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि लेट 1947 में वहां के महाराजा को मजबूरन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके इंडिया से मदद मांगनी पड़ी। बदले में हमारी सेना को तुरंत हवा के रास्ते यानी एयरलिफ्ट करके वहां भेजा गया। हालांकि इसने पहले इंडो पाक युद्ध की शुरुआत जरूर की, पर कश्मीर को तुरंत बचा लिया गया। और अब इन सारे उतार चढ़ाव के बाद हम आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिटी। एक के बाद एक रियासत, चाहे प्यार से समझाना पड़ा हो, दबाव डालना पड़ा हो या जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन लेना हो, पटेल जी का गोल हमेशा शीशे की तरह क्लियर था, एक अखंड भारत। जरा ठहर कर सोचिए कि अगर पटेल जी नहीं होते तो आज हमारी रियलिटी कितनी भयानक होती। ज्योग्राफी में एक बड़े देश की जगह आपस में लड़ते हुए दर्जनों छोटे देश होते। इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो देश की तरक्की ठीक से शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाती और हमारी सरहदें इतनी वीक होती कि डिफेंस लगभग नामुमकिन हो तो। पर उनके उन ठोस कदमों की वजह से आज हमारे पास एक जुड़ा हुआ देश, एक बढ़ती इकोनॉमी और एक बेहद मजबूत नेशनल डिफेंस सिस्टम है। उनके बारे में ये बात बिल्कुल सच है। एक ऐसा नेता जिसके दृढ़ संकल्प और हिम्मत ने पूरे देश को एकजुट रखा। वो सिर्फ एक आजादी के सेनानी नहीं थे दोस्तों, वो इस देश के सबसे मुख्य आर्किटेक्ट थे। ये उनकी हिम्मत ही थी जिसने इस बिखरती हुई पहेली को पूरी तरह जोड़ा और टूटने नहीं दिया। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए आपके दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता हूं। अगर उस दिन इस एक नेता ने शोर शराबे वाले जश्न की जगह चुपचाप देश को बचाने का फैसला ना लिया होता, तो आज इस सब कॉन्टिनेंट में कितने अलग अलग देश होते। इस बारे में जरूर सोचिएगा। उनका शांत काम आज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको काफी कुछ नया समझने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सिखाते रहिए।